बात करने में बेसिकली क्या, हिंदी पेडागोगी को लेकर। तो हिंदी पेडागोगी हम लोग देखेंगे क्या, इसका पूरा हम लोग देखने वाले हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या पूछा जाता है एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में, ठीक है ना, उस चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को आगे की ओर स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना जी। चलिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ठीक है ना, और दिए हुए साइड में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। और वीडियो पसंद आवे तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करते रहिए, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारे इंस्टाग्राम आईडी रह गई, इंस्टाग्राम आईडी हो गया, और ये टेलीग्राम चैनल हो गया, ठीक है ना। इस वीडियो की जो एंड हो जब होगा तो इसका जो पीडीएफ होगा आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसीलिए जाकर आप इस चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हिंदी पेडागोगी का। पहला यहाँ पर देखो भाषा अर्जन। तो समझते हैं भाषा अर्जन क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं। तो लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है समझिए। जो लैंग्वेज एक्विजिशन की जो क्षमताएं होती है, किसी भी बच्चे में जन्मजात होता है, और जो लैंग्वेज एक्विजिशन की जो क्षमताएं होती है ये किसी जानवर में नहीं पाया जाता है। क्या होता है, किसी जानवर में पाया नहीं जाता, सिर्फ ये मनुष्य में पाया जाता है, ठीक है ना। ये उसकी जन्मजात क्षमताएं होती है। ये जो भाषा की जो अर्जित किया जाता है वो जन्मजात क्षमता होती है। जब बच्चे का जन्म होता है तब से वो भाषा क्या करता है, अर्जित करना वो शुरू कर लेता है, अर्जन करना शुरू कर लेता है। और वो कहाँ से अर्जन करता है, तो अपने वातावरण से अर्जन करता है, ठीक है। जिसका जो इन्वायरमेंट होता है उससे क्या करता है, अर्जित कर लेता है। साथ साथ ये सहज रूप से अर्जित करता है। अब सहज रूप क्या होता है, सहज रूप का मतलब होता है आसानी से कर लेता है, इसको कोई पढ़ना नहीं पड़ता है। खास करके पता घर में है कोई कुछ बोला, तो जब बच्चे का जन्म होता है, देखिए छोटे बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के समय उसे जो दादी माँ नानी या जो आती है उसको बोलती है क्या कि छोटू खाना खाया, क्या कर रहे हो, हंस रहे हो, खेल रहे हो, इस तरह जो कहता है तो सिर्फ सुनता है और हंसता है। उसको मतलब अगले आदमी को लगता है उसको हम कुछ कह रहे हैं, बट वो समझता नहीं है। लेकिन धीरे 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 ये प्रोसेस चलते रहता है, उसके माइंड में चीज सेट हो जाता है, आदमी क्या बोल रहा है, उसकी एक्टिविटी क्या कर रही है, उससे क्या होता है कि बच्चे भाषा को एक्वायर कर लेता है। समझ रहे बात को। इसी तरह से वो कहते हैं सहज रूप से क्या करता है, वो पता भाषा को अर्जित कर लेता है। ये क्या है, अचेतन प्रक्रिया है। इसमें किसी भी प्रकार के कोई एकदम पूरा फोकस नहीं करना पड़ता, खेलते खेलते क्या करता है उस चीज को सीख लिया जाता है। और साथ ही साथ जो भाषा अर्जन का काम होता है, मातृभाषा को हम लोग अर्जित कर सकते हैं। क्यों करते हैं कि मातृभाषा क्या होता है कि हमारे आसपास बोली जाती है, हमारे देश में जो भाषा बोली जाती है उसको मातृभाषा कहते हैं, ठीक है ना। तो उसको क्या होता है, बच्चा अर्जित कर लेता है, उसको सीखना नहीं पड़ता उसको बाहर से प्रॉपर क्लास करके, ठीक है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है सीखने का, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद भाषा अधिगम क्या होता है। भाषा अधिगम का मतलब होता है लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग होता है, ठीक है ना। चलिए, तो इसका जो हिंदी का पेडागोगी भी चल रहा है, इंग्लिश का पेडागोगी क्या है कि आपको कराया गया इस चैनल पर। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप पहले हिंदी अगर इंग्लिश पेडागोगी देख लेते हैं तो हिंदी पेडागोगी समझना आपके लिए काफी आसान हो जाता है, क्योंकि सेम टू सेम मिलता लगभग चीज उसमें रहता है, ठीक है ना जी। चलिए, तो भाषा अधिगम यानी लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग की अगर हम बात करें तो समझिएगा जरा। तो ये कहता है कि भाषा जो अधिगम किया जाता है कि दूसरी भाषा को अधिगम किया जाता है, ठीक है। लेकिन भाषा अर्जन में क्या था, हम पहली भाषा को अर्जित किए थे। अधिगम मतलब सीखना होता है। जैसे कोई बच्चा घर में क्या कर रहा है, जनरली उसके इन्वायरमेंट में जो चीज बोला जाता है उसको एक्वायर कर लेता है। हिंदी बोला तो हिंदी एक्वायर कर लिया। और साथ ही साथ क्या है कि जब भाषा सीखने की अगर बात हो तो जब क्या करता है उसको प्रॉपर क्लास करना पड़ता है। इंग्लिश सीखना है तो उसको प्रॉपर क्लास करना पड़ता है, ठीक है ना। जापानी सीखना है तो उसको प्रॉपर क्लास करना पड़ेगा जापानी का, ठीक है ना। तो विभिन्न तरह की जो अलग अलग भाषाएं होती है, जो हिंदी मातृभाषा को छोड़कर जो दूसरी भाषा होता है उसको सीखना पड़ता है। इसलिए इसको चेतन प्रक्रिया भी कहते हैं। इसको प्रॉपर क्लास करके पूरा फोकस होकर सीखना पड़ता है। ये प्रयासपूर्ण है और ये प्रयास करने से होता है। अगर प्रयास नहीं किया जाएगा तो ये सीखा नहीं जा सकता है। और ये औपचारिक भाषाएं होती है, सीखा जाता है, ठीक है। अधिगम, अधिगम के अंतर्गत जो भाषा आती है तो औपचारिक भाषाएं होती है और इसको नियमबद्ध सीखा जाता है, ठीक। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ क्या है, ध्यान दीजिएगा। भाषा अर्जन, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर क्या होता है समझिए। तो भाषा अर्जन क्या है, अवचेतन प्रक्रिया है। अवचेतन या अचेतन कह सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन भाषा अधिगम क्या चेतन प्रक्रिया है। भाषा को जो अर्जित किया जाता है बिना किसी प्रक्रिया का, बिना किसी मतलब फोकस हुए क्या कहते हैं, भाषा को हम लोग अर्जित कर लेते हैं। लेकिन भाषा अधिगम की अगर हम बात कीजिए यानी लैंग्वेज लर्निंग की बात किया जाए तो उसको क्या करते हैं हम लोग एकदम प्रॉपर क्लास करके, एकदम प्रॉपर माइंड सेट एकदम
सीखना है सीखना है, ऐसा माइंड कर करके क्या करते हैं, उस भाषा को हम लोग अर्जित करते हैं, ठीक है, अधिगम करते हैं, लर्निंग करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, चेतन प्रक्रिया कहते हैं। ये भाषा अर्जन क्या आपका स्वाभाविक प्रक्रिया है, अपने आप नेचर से सीख लेते हैं। लेकिन भाषा अधिगम क्या है, आप ये नियमबद्ध प्रक्रिया है, इसको प्रॉपर व्याकरण का रूल और जो होता है उसको क्या करते हैं, उसको रूल लगाते हैं और उसको क्या करते हैं, उसको नियम पूर्वक उसको सीखते हैं। लेकिन भाषा अर्जन की अगर हम बात करें तो ये अनौपचारिक प्रक्रिया है, जनरली हम लोग आपस में बोलचाल के रूप में इसको करते हैं, भाषा अर्जित जो भी भाषा अर्जन करते हैं, ठीक है ना। लेकिन भाषा अधिगम क्या है, औपचारिक प्रक्रिया है, ऑफिशियल क्या है प्रक्रिया, ऑफिशियल प्रोसेस है। अब देखिए साथ ही साथ यह भाषा अर्जन के अंतर्गत हम मातृभाषा को अर्जित करते हैं, लेकिन अगर भाषा अधिगम की बात करें इसमें भाषा दूसरी भाषा को अर्जित करते हैं, हिंदी के अलावा जो हमारी मातृभाषा है उसके अलावा। अगर इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया की मातृभाषा क्या है, हिंदी है, इसके अलावा इसका दूसरा भाषा क्या होगा, इंग्लिश हो सकता है, ठीक है ना, तो संस्कृत हो सकता है। तो ये सारा का सारा जो भाषा अर्जित हम लोग करते हैं भाषा अधिगम के अंतर्गत आता है। एक होता है टारगेट लैंग्वेज, क्या होता है, टारगेट लैंग्वेज होता है, समझिएगा। एक होता है टारगेट लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज को हिंदी में कहते हैं लक्ष्य भाषा, क्या कहते हैं, लक्ष्य भाषा कहते हैं। तो लक्ष्य भाषा में क्या आता है आपका, इसे भाषा अधिगम के अंदर आता है, क्योंकि वो जिस भाषा को टारगेट कर रहे हैं सीखने के लिए उसको क्या करेंगे, फिर सीखेंगे, अधिगम करेंगे, तो उस चीज को हम क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, उसको अधिगम कर सकते हैं, ठीक है। तो टारगेट लैंग्वेज किस में आता है आपका, तो भाषा अधिगम के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर पहला भाषा कहेगा, फर्स्ट लैंग्वेज अगर कहेगा, पहला भाषा अगर कहेगा तो आपका किस में आएगा, भाषा अर्जन में, क्योंकि पहला भाषा मातृभाषा, तो जो मातृभाषा का बात करेगा तो भाषा अर्जन में आएगा, जब लक्ष्य भाषा की बात करेगा, टारगेट लैंग्वेज की बात करेगा तो भाषा अधिगम में आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए तो आगे यहाँ पे दिया हुआ कुछ क्वेश्चन वो कर लेते हैं। सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं, तो कथा पहला दिया ऑप्शन इसमें कि जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती है, जिनका योजना क्या वयस्क जो आदमी होते हैं, अडल्ट जो होते हैं उनके द्वारा जो बनाया जाता है, क्या उन गतिविधियों से बच्चे भी प्रेरित होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती है, अगला दिया है जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण हो और जो अध्यापक के लिए अर्थपूर्ण हो। तो आपको बता दें कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो हमेशा और हमेशा क्या करना है कि चाइल्ड को सेंटर में रखना है, चाइल्ड को कहाँ रखना है, सेंटर में, नहीं बच्चे को सेंटर में रखना है, बच्चे के ऊपर ही सारा प्रोसेस होगा, बच्चे का हमेशा हित में सोचना है। इसमें बच्चा इस तरह वो सर्वा होता है, इंसेप्ट कहता है कि बच्चे के अकॉर्डिंग आपको सारा चीज करना है, ना कि टीचर के अनुसार, ना तो एडल्ट के अनुसार, कुछ भी नहीं करना है, बच्चे के अनुसार करना है। कहता है सही बच्चे उन गतिविधियों द्वारा प्रेरित होते हैं जो बच्चों के लिए क्या अर्थपूर्ण हो, ठीक है ना, ना तो उसमें टीचर के लिए अर्थपूर्ण होना चाहिए, ना वयस्कों द्वारा कोई बनाया गया योजना होना चाहिए, ठीक है ना, सिर्फ बच्चों के लिए क्या उसकी भलाई की बात हो हमेशा, तो जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण हो क्या होगा, उसके लिए प्रेरित होगा, मतलब इंस्पायर होगा उससे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भाषा सीखना डैश है, तो भाषा सीखना क्या है, स्वाभाविक अवचेतन प्रक्रिया है या सुविचारित चेतन प्रक्रिया है, स्वाभाविक या सुविचारित दोनों है, जन्मजात अस्वैच्छिक, समझिए। तो भाषा सीखना जिसको हम लोग कहते हैं लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं, इसको हम भाषा अधिगम भी कहते हैं, भाषा अधिगम भी कहते हैं, जस्ट पढ़ाए थे भाषा अधिगम पढ़ाए थे ना, भाषा अधिगम पढ़ाए। तो भाषा अधिगम का मतलब ये होता है लैंग्वेज लर्निंग, यानी भाषा सीखना। कैसी प्रक्रिया, जब भाषा सीखेंगे क्या होगा, इसको एकदम सुविचारित अवस्था में और चेतन प्रक्रिया सिखाएंगे, कॉन्शियस वे में सीखेंगे, है कि नहीं। आंसर क्या होगा आपका 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला दिया हुआ कि भाषा के विविध रूप क्या क्या है। देखिए अगर भाषा की विविध रूप की बात करें तो एक मातृभाषा होता है, एक राष्ट्रभाषा होता है, एक राज्य भाषा होता है, ठीक है। तो मातृभाषा क्या है, हम लोगों का हिंदी है, क्या है, हिंदी। क्योंकि आप मान लीजिए इंडिया की बात करें तो बच्चे, देखिए किसी बच्चे का क्या होता है कि जिसका जो मातृभाषा होता है पहला रूप होता है भाषा का, मतलब क्या होता है पहला रूप। जब वो बच्चा जन्म लेता है, जन्म के बाद, जन्म के साथ जिस भाषा को सीखना शुरू करता है उसके लिए पहला भाषा हो गया, वही पहला भाषा उसका क्या होता है, वो मातृभाषा होता है। इससे इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में क्या हिंदी है, ठीक है ना। अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ क्या इंग्लिश है कि नहीं है। तो इस प्रकार से वहाँ के बच्चे के लिए मातृभाषा क्या होगा, इंग्लिश होगा। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो वहाँ का मातृभाषा क्या होगा, हिंदी होगा। नहीं पहला रूप क्या होगा भाषा, तो हिंदी होगा इंडिया के लिए। लेकिन अगर अमेरिका की बात करें तो वहाँ के लिए पहला भाषा क्या होगा, इंग्लिश होगा। समझे बात को। अब उसके बाद आता है यहाँ पे क्या राष्ट्रभाषा क्या होता है। राष्ट्रभाषा की बात करें तो भारत का कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत का कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं, कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ध्यान रखिएगा इस बात को। ऑप्शन में पूछा जाता है हिंदी हमारा कौन सी भाषा है, ऑप्शन देगा हिंदी राष्ट्रभाषा है, राज्य भाषा है, मातृभाषा है,
ठीक है ना। इस तरह ऑप्शन है। ध्यान रखना हमेशा कि भारत में कभी भी का जो राष्ट्रीय भाषा है कोई नहीं है। क्या है राष्ट्रभाषा? कोई नहीं है। हमारा जो राज्य भाषा है वो हिंदी है। हिंदी क्या है हमारा? कोई पूछे हिंदी क्या है? हिंदी हमारा राज्य भाषा। हिंदी क्या है? राज्य भाषा और मातृभाषा दोनों है। राजभाषा और मातृभाषा दोनों है, जबकि राष्ट्रभाषा नहीं है। चलिए समझिए बात को। और उसके बाद आता है राजभाषा। देखिए राजभाषा के अंतर्गत ऑफिशियल लैंग्वेज जिसको हम लोग कहते हैं, हिंदी को जो 1963 में लाया गया था और एक्ट 1963 एक्ट में लाया गया था जिसको ओला एक्ट कहते हैं 3431, यानी एक्ट 343 का सेक्शन ए, 343 का सेक्शन ए के अंतर्गत हिंदी को हमारे संविधान में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा राज्य भाषा के रूप में दर्जा मिली। वहीं पर इंग्लिश को क्या है? इंग्लिश को क्या है यहाँ पे समझिएगा। इंग्लिश को क्या है कि एक्ट 343(2) में इंग्लिश को रखा गया है, ठीक है ना। यानी कि यही एक्ट 1963 वाला में ही 1963 के ही ओला एक्ट यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 343 के सेक्शन 2 में रखा गया। किसको? इंग्लिश को रखा गया। सेक्शन 2 में इंग्लिश को और सेक्शन 1 में हिंदी को रखा गया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिएगा जरा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हिंदी भाषा के संबंध में सत्य है? हिंदी भाषा के संबंध में क्या है? भारत यह भारत की राष्ट्रभाषा है। जैसे बताए थे भारत का कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, गलत हो जाएगा। यह शिक्षा में समान द्वितीय भाषा है। कभी भैया द्वितीय भाषा नहीं है हिंदी। यह भारत की राजभाषा है। चलिए सही है। जैसे बताइए भारत का राजभाषा क्या है आपका? हिंदी है। क्या है? हिंदी है। और कहते हैं भारत की सह राजभाषा है। नहीं, ये सह राजभाषा नहीं होगा। समझिएगा, सह राजभाषा का मतलब होता है कि जो एसोसिएट लैंग्वेज क्या होता है? एसोसिएट लैंग्वेज। एसोसिएट का मतलब होता है कि आपका एसोसिएट लैंग्वेज कोई है तो वो इंग्लिश है। क्या है? इंग्लिश है। ध्यान रखिएगा। हमारा जो भारत का जो ध्यान दीजिएगा, भारत का जो सह राजभाषा है एसोसिएट लैंग्वेज जो है हमारा एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज AOL, ठीक है ना। एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है तो हमारा इंग्लिश है। लेकिन अगर सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज बोलेगा तो क्या आपका? हिंदी है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका आंसर क्या होगा? भारत की राजभाषा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर ये हो गया 3 नंबर। चलिए उसके बाद यहाँ पे कुछ दिया हुआ क्या है कि भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियां क्या है, समझते हैं उसको। कि भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियां जो है व्याकरण विधि, उसके बाद है व्याकरण अनुवाद विधि, उसके बाद है प्रत्यक्ष विधि, उसके बाद सम्मिश्रण विधि, संप्रेषण विधि, आगमन विधि, निगमन विधि। एक एक कर हम सबको देखते हैं, एक एक कर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, समझिए। तो व्याकरण विधि क्या होता है? अगर व्याकरण विधि की अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ क्या है आपको रूल्स सिखाया जाता है। बच्चों क्या सिखाया जाता है? इसमें सिर्फ रूल्स सिखाया जाता है। किसी भाषा को सीखने के लिए पर उसका रूल्स सिखाया जाता है। इसमें केवल ओनली रूल्स सिखाया जाता है इसमें, ठीक है ना। किसमें? तो व्याकरण विधि। लेकिन व्याकरण अनुवाद विधि में क्या जाता है? इसमें आपको कैसे कहता है? ट्रांसलेशन। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्या? ट्रांसलेशन मेथड। क्या कहते हैं? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं हम लोग? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहा जाता है इसको। ग्रामर GT मेथड कहा जाता है इसको, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहा जाता है। इसमें बच्चों को क्या है कि जैसे मान लीजिए अब बच्चा क्या हिंदी जान रहा है, इंग्लिश जान रहा है, कोई बच्चा इंग्लिश जान रहा है, उसको हिंदी सिखाना है। तो इंग्लिश का यहाँ पे क्या होगा? इंग्लिश को अनुवाद किया जाएगा किसमें? इंग्लिश को अनुवाद किया जाएगा किसमें? हिंदी में अनुवाद किया जाएगा। किसमें अनुवाद किया जाएगा? हिंदी में अनुवाद किया जाएगा। तो उसको हिंदी सिखाया जाएगा, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ठीक है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब उसका आता है प्रत्यक्ष विधि। क्या होगा समझिएगा जरा। प्रत्यक्ष विधि की अगर हम बात करें तो इसको हम लोग इसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या कहते हैं इसको? डायरेक्ट मेथड कहते हैं। डायरेक्ट मेथड कहते हैं, समझिएगा। डायरेक्ट मेथड क्या होता है कि वैसे मेथड जिसमें क्या है कि जो भाषा सिखाना है बच्चों को, जो हमारी टारगेट लैंग्वेज है, जो भाषा सिखाना है बच्चे को, ठीक है ना, उसी भाषा में बच्चों को डायरेक्ट सिखाना। जैसे माने किसी बच्चे को हमको हिंदी सिखाना है तो कोई बच्चा इंग्लिश पहले से जानता है, मान लो उसको कोई इंग्लिश पहले से जानता है, बच्चा क्या कहता है? इंग्लिश जानता है, उसको हिंदी सिखाना है। तो हिंदी सिखाना है तो क्या करेंगे यहाँ पे? डायरेक्ट और डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा? उसको हिंदी ही सिखाना पड़ेगा।
हिंदी सिखाना, उसमें इंग्लिश का यूज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ हिंदी ही बोलना, हिंदी ही समझाना, हिंदी ही बोलेगा, प्रैक्टिस करवाना है, ठीक है। लेकिन अगर कोई बच्चा हिंदी जानता है, उसको इंग्लिश सिखाना है, तो क्या करना है, सिर्फ इंग्लिश में ही बोलना है, इंग्लिश में बताना है उसको हर एक चीज़ को, उसमें हिंदी का प्रयोग नहीं करना है। उसी को हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। किसी भी भाषा को अगर सिखाना हो तो उसी भाषा में प्रयोग करना, उसके अलावा किसी अदर भाषा का प्रयोग नहीं करना है, उसको हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। टारगेट लैंग्वेज को, जिस टारगेट लैंग्वेज को सिखाना है उसी टारगेट लैंग्वेज को सिर्फ यूज करना, वो क्या कहलाता है? आपका प्रत्यक्ष विधि कहलाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दिया हुआ सम्मिश्रण विधि क्या समझते हैं। देखिए, और सम्मिश्रण की विधि की बात किया जाए, इसमें क्या होता है कि सारा का सारा रूल्स क्या होता है बच्चों को बताया जाता है। इसमें सिर्फ ऑल रूल्स यूज क्या होता है, सभी रूल का यूज क्या होता है बताया जाता है, ठीक है ना। जो भी रूल्स बना है इसमें सभी रूल्स का यूज क्या होगा, ठीक है ना, सभी रूल्स का यूज क्या होगा, ठीक है। तो सभी रूल्स के यूज को बताया जाता है किसमें? सम्मिश्रण विधि में बताया जाता है। उसको इंग्लिश में हम कहते हैं इलेक्ट्रिक मेथड। क्या कहते हैं जी? इलेक्ट्रिक मेथड कहते हैं हम, ठीक है ना। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक मेथड कहते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ क्या है, आगमन विधि क्या था समझिए। ये मोस्ट VVI, इसको समझिएगा, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो आगमन विधि की बात करें तो आगमन विधि क्या होता है, इससे बच्चों को उदाहरण से नियम की ओर ले जाया जाता है। पहले एग्जाम्पल दिया जाता है, देन उसके बाद रूल बताया जाता है उसको, ठीक है ना। विशिष्ट से सामान्य की ओर आता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो बच्चा पहले से जान रहा है, ठीक है ना। अगर कुछ ही बच्चे को जब बता रहे हैं आप, जब पढ़ाने का यही टेक्निक होता है ना, कि जब बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं तो पहले उसको आता क्या है, जैसे कोई चैप्टर स्टार्ट किए, उस चैप्टर के बारे में बच्चे को क्या पता हो सकता है, तो उससे क्या करना, क्वेश्चन पूछना है। क्वेश्चन से क्या होता है कि बच्चे उसे जानता है तो उसको मन लगता है, वो आज तो चीज़ हम जानते हैं, बस उसी से रिलेट करते 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 क्या है कि जो चीज़ नहीं जानता उसको बताना शुरू करना है, ठीक है। तो ये आगमन विधि होती है, यानी उदाहरण से क्या करना है, नियम की ओर जाते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, नॉन टू अननोन जाते हैं, है कि नहीं। अब क्या कहलाता है? आगमन विधि कहलाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए, उसके बाद दिया हुआ निगमन विधि समझिए। आगमन विधि में क्या होता है कि हम रूल से क्या तो एग्जाम्पल की ओर जाते हैं, रूल टू एग्जाम्पल जाते हैं, ठीक है ना। नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, और सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं इसमें, ठीक। अरे जैसे बच्चे को अगर कुछ सिखाना हो, आगमन विधि में क्या था, देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे भी बताया आगमन विधि, इस विधि में क्या था, इसमें बच्चों को क्या समझाए थे, पहले एग्जाम्पल समझाए थे, उसके बाद रूल समझाए थे। लेकिन इसमें क्या है, निगमन विधि में बच्चे को क्या करना है, पहले हमको वो जो एग्जाम रूल बताना, उसके बाद क्या करना है, उदाहरण देना है, ठीक है ना। जैसे आप किसी बच्चे को अगर हम बताएं नाउन की अगर डिफिनेशन बताना शुरू कर दिए, तो नाउन में क्या करना है, सबसे पहले उसको बताएंगे, देखो इस बोर्ड पर जो लिखे हैं ये क्या लिखा हुआ है, तो बच्चा बोलेगा कार। ये क्या है, देखिए ये क्या है, तो डॉग है, ठीक है। और ये क्या है, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, बच्चा बोलेगा पटना लिखा हुआ है, तो कार डॉग पटना। तो अब उसके बाद इसे एग्जांपल दे बच्चों को लगा, ये तो हम जानते हैं लिखा हुआ है, तो इसके बाद बताएंगे उसको क्या, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, नाउन यानी संज्ञा कहते हैं। तो इस प्रकार से सिखाने की जो प्रोसेस है, इसको हम लोग कहते हैं आगमन विधि। क्या कहते हैं? आगमन विधि। लेकिन वहीं पर अगर हम यहाँ पर बता दें कि नाउन क्या होता है, डायरेक्ट यहाँ लिखाना शुरू कर दिए, नाउन का डेफिनेशन, व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स, फीलिंग और आइडिया, डिफिनेशन दिए। उसके बाद एग्जाम्पल दिए, देखो ये कार है, ये डॉग है, ठीक है, ये पटना है, ये सारा का सारा क्या आपका नाउन है, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो सिखाएंगे उस विधि को हम लोग कहते हैं निगमन विधि। क्या कहते हैं उसको? निगमन विधि कहते हैं। समझ में आया बात? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्याकरण अनुवाद विधि की अगर हम बात करें तो जो बल्कि रहता है शुद्धता पर या प्रभाव पर या उपयुक्त सभी पर या उच्चारण पर, उपयुक्तता पर या उच्चारण पर। तो देखिए, जब व्याकरण अनुवाद विधि की अगर हम बात करते हैं तो हमेशा क्या करता है, वो शुद्धता पर बल देता है। किस पर देता है? शुद्धता पर। अब कितना शुद्ध लिख रहे हैं उस चीज को या शुद्ध बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये किस पर व्याकरण अनुवाद विधि किस पर बल देता है? तो शुद्धता पर बल देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ यहाँ पे क्या, पढ़ते समय वह शब्द पहचानती है किंतु स्वयं उसे प्रयोग करने में समर्थ नहीं है। इस शब्द भंडार किस रूप में जाने जाते हैं? सक्रिय शब्द भंडार, निष्क्रिय शब्द भंडार, श्रवण शब्द भंडार, पठन शब्द भंडार। देखिए, पढ़ने के समय दिया था, आपके दिमाग में आएगा पठन शब्द भंडार, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसका आंसर होगा निष्क्रिय शब्द भंडार। क्यों होगा निष्क्रिय शब्द भंडार? समझिएगा, इसलिए होगा क्योंकि वो जब पढ़ता है तो उसके सामने जो वर्ड आता है समझ आता है, लेकिन जब उसको यूज कर रहा है तो उसको यूज नहीं कर पाता है उस समय, ठीक है ना।
उसके दिमाग में चीज स्टोर नहीं हुआ, इसलिए उसको कहते हैं निष्क्रिय शब्द भंडार कहते हैं। समझ रहे बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए उसके बाद आता है यहाँ पे देखिए जीन पियाजे के बारे में दिया हुआ। अगर जीन पियाजे देखिए, जीन पियाजे क्या है कि भाषा को लेकर बोले थे कि बच्चों के द्वारा, जो बच्चा का जब जन्म होता है तो बच्चा क्या करता है कि खुद से मन 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 कुछ बोलता है। तो बच्चे के द्वारा जो खुद से बोली जाने वाली जो भाषा होती है, बच्चों के द्वारा जो खुद से बोली जाने वाली भाषा होती है, उसको जीन पियाजे ने क्या कहा तो ईगोसेंट्रिक कहा। तो ये अवस्था जब बच्चे 2 से 6 साल की उम्र में जब होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि अपने मन में कुछ ना कुछ बोलते हैं। जब 2 साल की, जब बच्चा 2 साल होता है, अपने मन में वो कुछ बोलता है। तो इस बोलने की जो प्रक्रिया में, जो भाषा अपने मन में जो बोलता है, तो जीन पियाजे ने उसको क्या कहा, ईगोसेंट्रिक कहा। ठीक है ना, ईगोसेंट्रिक। और उनका कहना था कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ये क्या करता है, किसी प्रकार कोई हेल्प नहीं करता है। ठीक है ना, नहीं उसका कोई यूज ही नहीं है बच्चों को लेकर। किसका कहना था, तो जीन पियाजे का कहना था। ठीक है ना, ठीक है ना। तो ईगोसेंट्रिक स्पीच का कोई महत्व नहीं है बच्चे के लिए, क्या कहना था, तो जीन पियाजे का कहना था। ठीक है ना, तो मतलब मन में बोलते सब कोई यूज नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा जरा, तो यहाँ पर देखिएगा जरा, तो इन्होंने क्या कहा कि बच्चों के द्वारा जो बोली जाती है भाषा को ईगोसेंट्रिक कहते हैं। हिंदी में उसको कहते हैं अहम केंद्रित वाक। क्या कहते हैं, अहम केंद्रित वाक कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देख, तो जीन पियाजे ने भाषा और विचार को लेकर क्या कहा, तो जीन पियाजे का कहना है कि जब कभी भी भाषा और विचार की बात होती है तो सबसे पहले क्या आता है, विचार आता है। मन में क्या आता है, बच्चों को विचार आता है, तब उसके बाद क्या आता है, भाषा आती है। पहले क्या आता है, विचार आता है। ठीक है ना, पहले विचार आएगा तो उसके बाद भाषा आता है। तो जब भी आप कुछ करना चाहते हो या बोलना चाहते हो, तो पहले वो क्या आता है, माइंड में आता है। क्या आता है, माइंड में आता है। उसके बाद फिर उसको आप बोलते हैं, तो सबसे पहले क्या आता है, विचार आता है। ठीक है, तो जीन पियाजे के अनुसार से भाषा और विचार के संबंध में क्या कहा जीन पियाजे ने, तो जीन पियाजे का कहना है कि जब भी हम लोग भाषा और विचार की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, मन में विचार आता है, तब उसके बाद भाषा आती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद देखते हैं लेव वाइगोत्स्की का क्या कहना है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार से बच्चों के द्वारा जो खुद से बोली जाने वाली भाषा है उसको ईगोसेंट्रिक कहा गया। क्या कहा गया, ईगोसेंट्रिक कहा गया। सॉरी, ईगोसेंट्रिक कहते हैं, प्राइवेट स्पीच कहा गया। क्या कहा गया है, प्राइवेट स्पीच कहा गया। बच्चों के द्वारा जो खुद से बोली जाने वाली भाषा है, उन्होंने क्या उनको कहा, तो प्राइवेट स्पीच कहा। क्या कहा, प्राइवेट स्पीच कहा है। ठीक है ना, प्राइवेट स्पीच का उनका कहना यह है कि जो प्राइवेट स्पीच होता है कि बच्चों को क्या करता है, हेल्प करता है और गाइड करता है उसको कुछ सोचने में, समझने में। ठीक है ना, किसका कहना है, लेव वाइगोत्स्की। लेकिन जीन पियाजे कहना है कि बच्चों के द्वारा जो खुद से बोले जाने वाली भाषा उसको ईगोसेंट्रिक कहते हैं, लेकिन लेव वाइगोत्स्की के अनुसार उसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं। ठीक है, किसके अनुसार, तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार से प्राइवेट स्पीच कहते हैं। लेकिन उनका कहना था, किसका, तो जीन पियाजे कहना था कि इसका जो बच्चे का जो खुद से बोली जाने वाली भाषा जो ईगोसेंट्रिक है, उसका कोई बच्चे उसका यूज ही नहीं कर पाते, उसका कोई यूज ही नहीं। लेकिन लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चों के द्वारा खुद से जो बोली जाती है भाषा उसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं, और उसका क्या है कि यूज होता है। बच्चे क्या करते हैं, खुद को गाइड करने में, खुद को क्या करते हैं, अपने हेल्प करते हैं, खुद को गाइड करने के लिए क्या करते हैं, उसको हेल्प करते हैं अपने आप को। ठीक है, उनका संज्ञानात्मक विकास में यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में उसको हेल्प करता है। ठीक है ना जी, क्या प्राइवेट स्पीच उसको करता है। ठीक, इनका कहना यह था। चलिए, और बच्चे क्या होते हैं कि इनके अनुसार से सामाजिक अंतःक्रिया से क्या होता है, भाषा का विकास होता है। लेव वाइगोत्स्की का कहना है कि बच्चे में जो भाषा का विकास होता है सामाजिक अंतःक्रिया से, यानी समाज में रहकर समाज में किस प्रकार की भाषाएं बोली जाती है कि उसी के अनुसार से बच्चे क्या करते हैं, भाषा को ग्रहण करते, नहीं सीखते समाज में रहकर। जब भी आपको सामाजिक की बात करता है, भाषा का सामाजिक रूप का जब भी बात करता है, तो हमेशा रखना है, किसका दिमाग में बात रखना है, तो बात दिमाग में रखना है किसको, लेव वाइगोत्स्की का दिमाग में बात रखना है। ठीक है, हमेशा इस समाज को लेकर बात करते, पीयर ग्रुप का बात करते। ठीक है ना, किसका बात करते हैं, पीयर ग्रुप का बात करते। कौन, तो लेव वाइगोत्स्की करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो भाषा और विचार को लेकर, तो जैसे हम लोगों ने देखा कि जो जीन पियाजे ने क्या कहा कि पहले विचार आएगा तब भाषा आएगा। लेकिन यहाँ पे जो लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि भाषा और विचार क्या होता है
कि स्टार्टिंग इनिशियल स्टेट में क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, भाषा अलग होता है, अपने जगह पर विचार अलग होता है। लेकिन जैसे बच्चे का उम्र 3 या 5 साल का होता है, उसके बाद भाषा और विचार दोनों क्या होता है, मर्ज हो जाता है, दोनों आपस में कंबाइन हो जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नोम चोमसी क्या कहते हैं भाषा को लेकर। तो नोम चोमसी का कहना क्या है कि बच्चे में क्या होता है, भाषा को सीखने की जो जन्मजात क्षमताएं होती है, बच्चे क्या होता है कि जन्म से ही उसके माइंड में एक ऐसा यंत्र होता है, इसको हम लोग कहते हैं एलईडी। क्या कहते हैं, एलईडी कहते हैं। उनका कहना है सिर्फ ये मानव में ही पाया जाता है। सिर्फ कहाँ पाया जाता है, मानव में ही पाया जाता है एलईडी। ठीक है ना, सिर्फ मानव प्राणी में ही पाया जाता है एलईडी, उसके बाद किसी में पाया नहीं जाता। इसको हम लोग कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस मानव में क्या होता है, बच्चे में क्या होता है कि एलईडी रहता है पहले से, इसकी जन्मजात क्षमता रहती है भाषा को सीखने की और अर्जित करने की। किसके अनुसार, तो नोम चोम्स्की के अनुसार से। ठीक है, नोम चोम्स्की क्या कहते हैं कि बच्चे में क्या होता है, भाषा को सीखने की, भाषा को सीखने की और अर्जित करने की जन्मजात क्षमताएं होती है। यह 5 वर्ष तक एक्टिव रहता है, काफी एक्टिव रहता है, हाईली एक्टिव रहता है। 5 वर्ष तक क्या होता है, ये हाईली एक्टिव रहता है। समझे बात को, 5 वर्ष तक क्या होता है, ये हाईली एक्टिव होता है, हाईली एक्टिव होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है ना, हाईली एक्टिव होता है 5 वर्ष तक। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि स्लो डाउन हो जाता है। इसलिए जब कोई बच्चे का उम्र जब 5 साल तक होता है, तो किसी भाषा को सिखाइएगा तो उस भाषा को आसानी से वो सीख लेता है। लेकिन जैसे 5 साल के बाद क्या होता है, उसका एज बढ़ते 5 से 10, 10 से 12, 11 हो गया, तो क्या होता है, भाषा को सीखने उसको टाइम लगता है। ठीक है, क्योंकि उनका कहना है कि एलईडी क्या होता है, आपका कमजोर हो जाता है। क्या होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस क्या होता है, कमजोर हो जाता है। इसलिए बच्चा को भाषा सीखने में क्या होती है, कठिनाइयां होती है। लेकिन 5 वर्ष तक की अवस्था में उसका एलईडी क्या होता है, काफी स्ट्रॉन्ग होता है, एक्टिव रहता है, ज्यादा एक्टिव रहता है, इसलिए भाषा को जल्दी एक्वायर कर लेता है या सीख लेता है। ठीक है ना, समझे यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। समझते भाषा कौशल क्या होता है। भाषा जो कौशल है, भाषा मुख्य रूप से भाषा के कौशल 4 कौशल होते हैं। एक आपका सुनना हो गया, बोलना हो गया, पढ़ना और लिखना। ये मनोवैज्ञानिक कर्म है। इसको हम लोग कहते हैं सुबोपाली कहते हैं। ठीक है ना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये मनोवैज्ञानिक क्रम है। इसी क्रम में बच्चे क्या करते हैं, भाषा को सीखते हैं। भाषा क्या करते हैं, सीखते हैं। पहले वो सुनते हैं, जब बच्चा जब होता है सुनना शुरू करता है, फिर वो बोलना शुरू करता है, फिर वो पढ़ना शुरू करता है, फिर वो लिखना शुरू करता है। ये मनोवैज्ञानिक क्रम है। ठीक है ना जी। चलिए, तो देखिए भाषा की अगर हम बात करें तो सुनना और पढ़ना आपका क्या कहलाता है, सुनना और पढ़ना आपका क्या कहलाता है, ग्रहात्मक रिसेप्टिव या पेसिव स्किल्स कहलाता है। पेसिव स्किल्स कहलाता है, इसको कौशल भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है ना, तो सुनना और पढ़ना, जब आप कुछ को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो सिर्फ अपने माइंड में उसको ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए इसको ग्रहात्मक या रिसीव कर रहे हैं, इसलिए इसको पेसिव, उसमें आप एक्टिव नहीं रहते, सिर्फ सुन रहे पढ़ रहे एक्टिव नहीं रहते, इसको ग्रहात्मक या रिसेप्टिव या पेसिव कहा जाता है, पेसिव स्किल्स कहा जाता है। लेकिन अगर बात किया जाए यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, बात किया जाए यहाँ पर बोलना और लिखना की अगर बात किया जाए तो ये क्या आपका कि जो एक्टिव स्किल्स है, अभिव्यक्तात्मक स्किल्स है। क्या एक्टिव, क्योंकि जब बोलते हैं हम, जैसे आप बोल रहे हैं तो आप सुन रहे हैं, तो आप जो सुन रहे हैं क्या हो गया, आप उसको रिसीव कर रहे हैं, उसके आपके लिए पेसिव हो गया। लेकिन हम जब बोल रहे हैं तो ये क्या हो गया, एक्टिव स्किल हो गया मेरे लिए। ठीक है ना, एक्टिव हो, हम एक्टिव है, हम लिख रहे हैं यहाँ पर, जैसे कुछ लिख रहे हैं तो ये क्या हो, एक्टिव हो गए। समझे बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं पढ़ना क्या होता है। देखिए पढ़ना का देख लेते हैं, पढ़ने के ऊपर। देखिए पढ़ने की अगर हम बात करें तो समझिएगा, तो पढ़ने के अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, आपका पढ़ना 2 तरीका से होता है। मौन पठन होता है, एक स्व पठन होता है। मौन पठन मतलब साइलेंट रीडिंग, जब कुछ चीज पढ़ते हैं उसको मने मन पढ़ते हैं उसको साइलेंट रीडिंग कहते हैं। जब हम कुछ चीज को पढ़ते हैं तो उसको जब बोल कर पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, लाउड रीडिंग कहते हैं, स्व पठन कहते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखना की बात करें तो लिखना एक सुलेख होता है, एक श्रुति लेख होता है, एक अनुलेख होता है। समझते हैं सुलेख क्या होता है, जब आप राइटिंग लिखते हैं, कोई चीज को लिखते हैं, राइटिंग लिखते हैं तो सुलेख कहा जाता है। ठीक है ना, लेकिन श्रुति लेख क्या होता है, श्रुति लेख को हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं डिक्टेशन कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, डिक्टेशन कहते हैं। ठीक है, डिक्टेशन की अगर हम बात करें, समझिएगा डिक्टेशन की अगर हम बात करें तो डिक्टेशन का मतलब क्या होता है कि श्रुति लेख। यानी जब स्कूल में क्या होता है कि बच्चों को सिखाया जाता है, हार्ड वर्ड लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, हार्ड वर्ड लिखाया जाता है। हार्ड वर्ड जो लिखा जाता है
तो हार्डवर्ड में क्या होता है कि बच्चे की कुछ गलती होती है, कुछ सही होता है, उसको फिर से दोबारा लिखने कहा जाता है, उसको लर्न करके आओ। तो इससे क्या होता है, उसकी जो राइटिंग प्रॉब्लम्स होती है क्या होता है कि अच्छा हो जाता है श्रुति लेख से, ठीक है ना। उसका होता है अनुलेख। समझिए अनुलेख क्या होता है, जैसे आप देखते होंगे कि जो बच्चे का कॉपी जो होता है उसमें इस तरह से लिखा रहता होगा, ठीक है ना, इस तरह से लिखा रहता है, लिखा रहता है। तो उसको जब लिखा रहता है इस तरह से, उसको क्या करता है, इस पर चलाओ पेन इस तरह से, ओ कहता है ना। इस प्रकार की जो बना हुआ रहता है, लिखना रहता है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, अनुलेख कहते हैं, ठीक है ना। बच्चे कहता है कि हाँ तो सही बैठे, ठीक है ना, ये अनुलेख हो गया, आपका लिखने का टाइप हो गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए उसके आता है शिक्षण त्रिआयामी क्या होता है, देखिए शिक्षण त्रिआयामी, टीचिंग ट्राइपोलर। समझिएगा, टीचिंग ट्राइपोलर की अगर बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि जो पहले जो शिक्षा में क्या होता है कि टीचर होते हैं, एक करिकुलम होता है, एक स्टूडेंट होता है। तो शिक्षा, जब भी शिक्षण त्रिआयामी की बात करें तो शिक्षा पहले सबसे पहले टीचर चाहिए, टीचर के साथ स्टूडेंट चाहिए, और स्टूडेंट के साथ क्या चाहिए, करिकुलम चाहिए। समझिए, टीचर जो पढ़ाने का काम करता है, स्टूडेंट जो पढ़ने का काम करता है। अरे करिकुलम का मतलब क्या हो गया, उसके अंदर क्या होता है कि उस क्या सब्जेक्ट पढ़ाना है, क्या उसका लेसन प्लानिंग होगा, ठीक है ना, क्या एक्टिविटी कराना है बच्चे को, ये सारा का सारा चीज इन्वॉल्व रहता है। इसी को हम लोग कहते हैं शिक्षण त्रिआयामी, ठीक है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद शिक्षण सूत्र क्या होता है, समझिएगा। शिक्षण सूत्र यानी पढ़ाने का जो तरीका होता है, क्या तरीका होना चाहिए, पढ़ाने का क्या फॉर्मूला होना चाहिए, उसको देख लेते हैं। अगर पढ़ाने की सूत्र की बात किया जाए, शिक्षण सूत्र की बात किया जाए, तो सबसे पहले क्या है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, बच्चे को उस प्रकार से पढ़ाना है कि जो चीज बच्चे को पता है तो पहले उसको बोलना है, उसको समझाना है। तब क्या करना है, धीरे 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 क्या करना है कि जो उसको पता है वो चीज बताना है, ताकि बच्चे को क्या है इंटरेस्ट बना रहे कि जो चीज आप जानते हैं उस चीज को अगर आपसे पूछा जाता है तो क्या करते हैं, आप आसानी से उसको बताते हैं, है कि नहीं। तो आपको मजा आता है जब हम जानते ही हैं। ठीक उसी प्रकार से बच्चे में भी होता है कि जो जानता है उसको अगर उससे पूछे तो एकदम खड़ा होकर जवाब देता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार खड़ा होकर जवाब देता है तो उसको मन लगता है। तो मन जब लगता है, जब उसको जो चीज नहीं पता वो बताइएगा तो उसको इच्छा जगेगा, नहीं जानना चाहिए, ठीक है ना। जब शिक्षा पढ़ाने का एक तरीका हो गया, आपका शिक्षण सूत्र हो गया। मूर्त से अमूर्त, जो चीज उसको पता नहीं है उससे क्या करना है कि आगे जो चीज पता है वो बताना है, उसके बाद जो नहीं पता है देन उसको बताना है। उसी को हम मूर्त से अमूर्त कहते हैं। सरल से जटिल, जब भी पढ़ाना है किसी चैप्टर को पढ़ाना है तो बच्चे को क्या करना है, पहले कि सरल भाषा में समझाना है, एकदम सिंपल है, तो उसको किताबी भाषा में बताना है। लेकिन ध्यान रखना हमेशा इस बात को है कि हमेशा हमेशा क्या हो कि कम से कम यानी जो उसका लोकल लैंग्वेज है उसमें उसको बताना है, ताकि उसको आसानी से क्या हो सके, समझ में आ सके, ठीक है ना। ये आपका शिक्षण सूत्र हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। अरे बच्चे को टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स किस प्रकार से हेल्प करता है। तो सबसे पहले अगर टीचिंग लर्निंग मटेरियल की अगर हम बात करें तो क्या करता है, बच्चे को पढ़ने में रुचिकर बनाता है, उसको प्रभावी बनाता है, स्वाभाविक बनाता है, भागीदारिता बनाता है। बच्चे क्या करता है कि रुचि करके अपने मतलब इंटरेस्ट को उसमें जगाता है, ठीक है, उसको मन लग जाता है उसमें। अगर उसको टीचिंग मटेरियल क्या हो, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज किया जाए, शिक्षण सहायक सामग्री का यूज किया जाए, उसको मन लगता है, उसके लिए अच्छा होता है, इफेक्टिव होता है, और उसके लिए क्या होता है, स्वाभाविक होता है, और उसमें बच्चे अपनी भागीदारी निभाते हैं, ठीक है। और समझते हैं कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल कौन कौन से हम यूज करते हैं, पढ़ाने के दौरान यूज कर सकते हैं, उसको देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, एक होता है आपका दृश्य सामग्री, एक होता है श्रव्य सामग्री, एक होता है दृश्य श्रव्य सामग्री, क्रिया सहायक सामग्री। दृश्य श्रम, उसके बाद चार हो गया आपका ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, ठीक है ना। तो चारों को हम एक एक कर देख लेते हैं, ठीक। पढ़ा दिया हुआ यहाँ पे दृश्य सामग्री क्या होता है। ये इसमें क्या होता है कि बच्चे को क्या है कि कोई चीज को दिखाकर बताना हो, जैसे ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखे, ठीक है ना, कि बच्चे लिखो, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। जैसे लिखे यहाँ पे लिखो वुड, वुड मीन्स क्या होता है, लकड़ी होता है। यहाँ पे एस लगा दिए तो क्या हो गया, वुड्स, वुड्स का मतलब यहाँ क्या हो गया, फॉरेस्ट, क्या हो गया, फॉरेस्ट। तो जो फॉरेस्ट हो गया, इस तरह से हम बोर्ड पर लिखे तो बच्चे इसको देख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं विजुअल, क्या कहते हैं, विजुअल यानी दृश्य सामग्री कहते हैं, उसको दिखाकर बता रहे हैं, ठीक है ना जी। चलिए उसके बाद टेक्स्ट बुक से माध्यम से, चार्ट के माध्यम से बच्चों क्या करते हैं, दिखाकर बताते हैं। ये आपका क्या हो गया, शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हो गया, पहला ये हो गया, ठीक है ना, फर्स्ट नंबर का ये हो गया आपका। अब इसमें बच्चे क्या होते हैं कि देखकर 65% ऐसे बच्चे होते हैं जो देखकर समझते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं वो देखकर समझते हैं, ठीक है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दिया हुआ श्रव्य सामग्री, यानी जिसको हम लगता है ऑडिटरी करते हैं, ठीक है ना,
ऑडिटरी कहते हैं, समझिएगा। तो दृश्य श्रव्य सामग्री क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं, सुनकर समझते, जैसे कि अब पहले क्या था कि अभी तो हर एक घर में आपका क्या आ गया कि जो टीवी लग गया, मतलब टेक्नोलॉजी हाई हो गया। तो टेक्नोलॉजी उतना नहीं था, तो रेडियो था, ठीक है ना। तो रेडियो से क्या करते थे, सुनते थे। तो इससे क्या होता है कि बच्चे सुनकर समझते हैं, या कोई चीज़ जैसे मान लीजिए किसी को पढ़ाना है, को बताना है, तो किसी कोई ऑडियो चला दिए, ठीक है ना, ऑडियो चला दिए, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन बच्चे को बताना है तो ऑडियो के माध्यम से उसको बता दिए, रेडियो के माध्यम से उसको बता दिए। तो इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं होती है उसको कहते हैं श्रव्य सामग्री, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दिया हुआ दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑडियो विजुअल, यानी ऑडियो के साथ साथ क्या विजुअल भी होना चाहिए, ठीक है ना। कुछ चीज हम सुना रहे हैं या दिखा रहे हैं, दिखाने के साथ साथ उसमें क्या साउंड भी होना चाहिए। देखिए आजकल क्या होता है कि हर एक सरकारी स्कूल को क्या, जितना गवर्नमेंट स्कूल है, हर एक गवर्नमेंट स्कूल में एक क्या आपका जो एक स्मार्ट क्लास है, क्या आपका एक स्मार्ट क्लास लगाया गया है, सरकार ने क्या किया, स्मार्ट क्लास की व्यवस्था कराया। उसमें क्या होता है कि जो एक मॉनिटर लगा रहता है, ठीक है ना, टीवी लगा रहता है, मॉनिटर लगा रहता है, बड़ा सा बोर्ड रहता है, तो उसमें डिजिटल बोर्ड रहता है। उसमें क्या होता है, डिजिटल बोर्ड नहीं कर सकते, मॉनिटर कर सकते जस्ट लाइक, ठीक है ना। तो रहता है उसमें सारा चीज रिकॉर्ड रहता है, उसमें ऑडियो और वीडियो दोनों चीज रहता है ना। जो चीज एक्टिविटी होता है उससे जो उसका साउंड भी निकलता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था से बच्चे क्या करते हैं, समझते आसानी से, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ऑडियो विजुअल कहते हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्रिया सहायक सामग्री, इसको काइनेथेटिक कहते हैं, समझिएगा। यानी बच्चे क्या करते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कर समझ में उसको ज्यादा आता है। जैसे हो गया आपका फील्ड ट्रिप, अब बच्चे को क्या करना है, ताजमहल के बारे में कुछ बताना है, मान ली ताजमहल के बारे में बताना, कुतुब मीनार के बारे में कुछ बताना है, इंडिया गेट के बारे में कुछ बताना है, दिल्ली के बारे में कुछ बताना है। तो इस अवस्था में क्या है, बच्चे को दिल्ली लेकर चले गए, दिल्ली की अलग अलग हिस्टोरिकल प्लेस को दिखा दिए। तो बच्चे को क्या रहता है कि ये चीज क्या होता है कि बहुत ही अच्छा से याद हो जाता है, वो भूलता जल्दी नहीं है। तो इस क्या होता है, बच्चे कर इसमें समझ रहे हैं, ठीक है ना। ताजमहल गए, ताजमहल घुमा दिए, यहाँ पर ये देखो ऐसे वैसे, ठीक है ना। तो ये जो फील्ड ट्रिप करवाए हैं, तो इससे क्या होता है कि बच्चे को क्या होता है कि उस चीज को अधिक से अधिक मात्रा में लंबे समय तक माइंड में उसको रख सकता है, माइंड में उसको लर्न कर सकता है, उसको अच्छे से रख सकता है। समझे बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है देखिए जो आपका लर्निंग और स्पीकिंग, लर्निंग और स्पीकिंग जो आपका होता है प्राइमरी होता है, और स्पीकिंग और राइटिंग जो होता है आपका क्या होता है, ये सेकेंड रेनफोर्समेंट होता है। क्वेश्चन होता है कि जो लर्निंग और स्पीकिंग क्या है आपका, तो बोलिएगा प्राइमरी सेक्टर में आता है, और स्पीकिंग और राइटिंग क्या आता है आपका, इसका रेनफोर्समेंट में होता है, ठीक है ना। चलिए या मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, मूल्यांकन एवं, समझिएगा, मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। तो मूल्यांकन की बात करें, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इवोल्यूशन कहते हैं, और उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं हम लोग रिमीडियल टीचिंग कहते हैं। तो इवोल्यूशन क्या होता है, रिमीडियल टीचिंग क्या होता है, समझते हैं। देखिए तो बच्चे को समय समय पर क्या है कि टेस्ट लिया जाता है, एक वीकली टेस्ट होता है, एक मंथली टेस्ट होता है, ईयरली टेस्ट होता है ना, तो एक क्वार्टरली टेस्ट होता है। तो ये टेस्ट होता है, इसी को हम लोग कहते हैं मूल्यांकन कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चे क्या सीख रहा है, नहीं सीख रहा है, उसमें क्या गड़बड़ियां हैं, क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए, इसलिए बच्चों को क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, इवोल्यूशन किया जाता है, उसका टेस्ट लिया जाता है। वैसे उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, रिमीडियल टीचिंग क्या होता है। तो बच्चे का जब इवोल्यूशन किया जाता है, तो इवोल्यूशन के बाद क्या होता है, उसमें क्या है कि बच्चे को कहाँ पर कमियां आ रही है, ठीक है ना, उसको पता लगाया जाता है, उसको डायग्नोसिस्ट किया जाता है। तो डायग्नोसिस्ट का मतलब होता है कमी का पता लगाना, ठीक है ना। तो कमी पता लगाता है, कमी को पता लगाने के बाद फिर उसका रिमीडियल टीचिंग किया जाता है, रीटीच किया जाता है, क्या किया जाता है, रीटीच किया जाता है, ठीक से बताया, फिर से उसको क्या कहते हैं, पढ़ाया जाता है उस चीज़ को, ठीक है। कोई टेस्ट लिए, उसमें मान लीजिए 100 नंबर का टेस्ट है, ठीक है ना, उसमें से क्या हुआ उसको कि 50 नंबर आया, 50 नंबर नहीं आया, तो किस पॉइंट में उसको दिक्कत आ रहा है समझने में, ठीक है ना। उसको उस कमी का पता लगाकर, उस डायग्नोसिस्ट करके, कमी का पता लगाकर डायग्नोसिस्ट करके फिर उसको पढ़ाया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं रिमीडियल टीचिंग कहते हैं, ठीक है ना। और समझिए इसके अंतर्गत क्या 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 गया है, सीसी लाया गया, कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, यानी उनके एनसीएफ कहता है क्या, किसके अंतर्गत सीसी होना चाहिए, यानी कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन होना चाहिए। बच्चे को क्या होना चाहिए, लगातार, सतत मतलब क्या था, लगातार क्या होना चाहिए, व्यापक कम्प्रिहेंसिव रूप में से क्या इवोल्यूशन होना चाहिए उसका, मूल्यांकन करना चाहिए, बच्चे क्या सीख रहे हैं, उसमें क्या कमियां हैं, क्या अच्छाई है, उसको देखते हुए उसमें क्या करना और इम्प्रूवमेंट लाते रहना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद यह है कि अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, समझिएगा। उपलब्धि परीक्षा क्या होता है। उपलब्धि परीक्षा की अगर हम बात करें, इसमें बच्चे क्या है कि टेस्ट के दौरान कितना तक, जहाँ तक वो पढ़ा है वहाँ तक वो क्या चीज़ अचीव कर पाया है, ठीक है ना, वह कहाँ तक नंबर ले पाता है, कहाँ तक वो चीज़ समझ पा रहा है, इसीलिए उस प्रकार के टेस्ट को कहते हैं अचीवमेंट टेस्ट, ठीक है। टेस्ट लेने के बाद बच्चे का स्कोर जब देखा गया तो कहाँ तक उस चीज़ को एक्वायर कर पा रहा है, अचीव कर रहा है, उसको अचीव कर पा रहा है, उसको हम लोग कहते हैं अचीवमेंट टेस्ट। होता है एक दक्षता परीक्षा क्या होता है, इसको मास्टरी कहते हैं, समझिएगा। इसमें क्या होता है कि बच्चे ने उस चीज़ में कहाँ तक अपनी पकड़ बना रखी है। जैसे मान लीजिए अगर साइंस की हम पढ़ाएं तो साइंस में बच्चे को कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए दिए, तो बच्चे ने उस कंसेप्ट को कहाँ तक अपने माइंड में उसकी मास्टरी कर चुकी है, कहाँ तक मास्टरी कर चुकी है, उसको हम लोग दक्षता परीक्षा कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद अभिरुचि परीक्षा क्या होता है, समझिए। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, तो ऐसे बच्चे को किस में रुचि है, सीख रहा है कि नहीं, मेथड चेंज करना पड़ेगा कि नहीं, समझिएगा। अभिरुचि परीक्षा का मतलब होता है क्या होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब क्या होता है कि बच्चे को जो हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने के दरमियान बच्चे क्या सीख रहा है, क्या वो समझ रहा है उस चीज़ को, नहीं समझ रहा है। अगर नहीं समझ रहा है तो क्या मेथड चेंज करना पड़ेगा पढ़ाने का, तो मेथड चेंज करेंगे। अगर समझ रहा है तो कितना समझ रहा है, इसमें और क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए। इस प्रकार की जो टेस्ट होते हैं उसको कहते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी अभिरुचि परीक्षा कहते हैं। समझे बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, उसके बाद आता है मल्टी लैंग्वेजिज्म क्या होता है, बहुभाषिकता क्या होता है। बहुभाषिकता क्या है कि जो एक एनसीएफ कहता है, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ कहता है कि बहुभाषिकता क्या है कि बच्चों के लिए एक एसेट का काम करता है, या हमारे लिए एसेट का काम करता है, या रिसोर्स का काम करता है, संसाधन का काम करता है। क्या करता है, संसाधन का काम करता है, ठीक है ना। क्या काम करता है, संसाधन का काम करता है, ठीक है ना, संसाधन का काम करता है। इससे क्या होता है कि जो बच्चे में क्या होता है कि एक से अधिक लैंग्वेज सीखने की जो क्षमता होती है बच्चे, क्या होता है होमोजेनियस डेवलपमेंट इससे होता है। क्या होता है, होमोजेनियस डेवलपमेंट होता है। अब मान लीजिए एक ही क्लास में अलग अलग क्षेत्र से जब बच्चा आते हैं तो क्या होता है कि अलग अलग क्षेत्र से बच्चा आते हैं, अलग अलग प्रकार की भाषा जानते हैं। कोई आया आरा क्षेत्र से आया तो उसको भोजपुर आता है, कोई इधर आया तो अलग क्षेत्र से आया उसको अलग भाषा आता है। तो अलग अलग जो भाषा होता है ये क्या हमारे लिए एक संसाधन का काम करता है, एनसीएफ कहती है इसे, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि बच्चों क्या होता है अलग अलग कल्चर से आते हैं, अलग अलग भाषा से आते हैं, तो सबका क्या होता है कि मिश्रण जब एक होता है उसमें क्या होता है कि जो डाइवर्सिटी होता है, डाइवर्सिटी इन यूनिटी प्रीफर करता है उसको, ठीक है ना। तो अलग अलग क्षेत्र से, जैसे मान लीजिए किसी भाषा बच्चे को भाषा आता है हिंदी, ठीक है, किसी को आता है गुजराती, किसी को आता है मराठी आता है। तो ये जो भाषा आता है अलग अलग, एक ही क्लास के बच्चे अलग अलग भाषा को जानते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं बहुभाषिकता। क्या कहते हैं इसको, बहुभाषिकता कहते हैं। देखिए, नवोदय विद्यालय जो होता है JNVS, ठीक है ना, JNVS जवाहर नवोदय विद्यालय। जो जवाहर नवोदय विद्यालय जो होती है वो क्या होती है कि 3 लैंग्वेज फार्मूला को बढ़ावा देती है। 3 लैंग्वेज फार्मूला को बढ़ावा देती है, यानी ऐसा वो नियम उसमें लागू करती है। क्यों करती है, तो कोठारी कमीशन जब आया था तो कोठारी कमीशन 64 से 66 के दरमियान जो लाया गया था उसमें 3 लैंग्वेज फार्मूला दिया गया था, 3 लैंग्वेज फार्मूला दिया गया था, ठीक है ना। 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या होता है, इसके अंतर्गत बच्चे को कम से कम 3 भाषा का जानकारी होना चाहिए। उसका एक नेटिव लैंग्वेज, ठीक है, जो उसकी मातृभाषा वो, और उसके बाद एक टारगेट लैंग्वेज जो उसको सिखाया जा रहा है। इसके अलावा उसको एक और नॉलेज, एक और भाषा का जानकारी होना चाहिए, तो इसी को हम लोग कहते हैं बहुभाषिकता। क्या कहते हैं, बहुभाषिकता कहते हैं। समझे बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन देता है यहाँ पे दिया हुआ है कि द्विभाषी, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि द्विभाषी बच्चे या 2 भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्राय एक भाषा का प्रयोग करते हैं कहलाता है। जो बच्चा 2 भाषा जानता है, हिंदी इंग्लिश माने दोनों जानता है, ठीक है ना, जो किसी से बात करता है तो केवल हिंदी में बात करता है या केवल इंग्लिश में बात करता है, इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं संकेत बदलना। क्या कहते हैं, संकेत बदलना। एक होता है संकेत मिश्रित करना, बहुभाषिकता होता है, दक्षता होता है। इसका आंसर क्या होगा, संकेत। अरे जैसे देखा कि बच्चा अगला आदमी किस भाषा में बात कर रहा है उसी के अनुसार संकेत क्या करता है, अपना बदल लेता है, ठीक है। इसलिए क्या कहते हैं, आंसर क्या होगा, संकेत बदलना हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए संकेत अब होता है एक संकेत मिश्रित करना, क्या समझते हैं उसको। देखिए संकेत मिश्रित करना क्या होता है समझिएगा। इससे देखिए कोड स्विचिंग शब्द से पता चलता है कि शब्द या बोलते समय 2 कोड या 2 भाषाओं को मिलाने की घटना। उदाहरण के लिए उसे गुस्सा होने दो, मैं उसे मैनेज कर लूँगा। तो संकेत मिश्रित करना क्या होता है कि जब
जैसे बच्चा कोई 2 भाषा जानता है, हिंदी इंग्लिश दोनों जानता है, तो जब वो क्या करता है जनरली अगर किसी से बात कर रहा है तो क्या करेगा, केवल हिंदी में बात करेगा या केवल इंग्लिश में बात करेगा, ऐसे करता है। लेकिन जब वो गुस्सा में आता है तो हिंदी में क्या करता है, इंग्लिश को मिला देता है, ठीक है ना, क्या करता है इंग्लिश में, जैसे मैं उसे गुस्सा आने दो, मैं उसे मैनेज नहीं कर सकता, देखिए गुस्सा आने दो, हिंदी बोला, मैं मुझे मैनेज नहीं कर सकता, यहाँ मैनेज जो लिखा हुआ है इंग्लिश वर्ड है, क्या है, इंग्लिश वर्ड है। तो जब इंग्लिश और हिंदी दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है उसको कहते हैं हम लोग संकेत मिश्रित करना, ठीक है ना। चलिए कोड स्विचिंग क्या होता है, कोड स्विचिंग से तात्पर्य है दो भाषाओं के बीच बारी बारी से करने की प्रथा से, यानी एक भाषा में कुछ वाक्य कहना और फिर दूसरे भाषा में स्विच करना, ठीक है। एक भाषा में से कोई वाक्य बोले, फिर दूसरा जब वाक्य बोले तो इंग्लिश में बोल दिए, फिर हिंदी में बोले, फिर इंग्लिश में बोले, इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसको कोड स्विचिंग कहते हैं। संकेत बदलना तो बता दीजिए जस्ट, ठीक है ना। देखिए किसी 2 भाषा जानकारी है, किसी एक भाषा का हम किसी के सामने उसको अपनी सहूलियता के अनुसार से जो बोले वो कंफर्टेबल होगा उसके अनुसार जो भाषा हमको उसके सामने बोलना शुरू कर दिए, संकेत बदलना हो गया, ठीक है ना। चलिए ठीक है, चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो उसके बाद आता है कि टेस्ट, उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि पाठ्य पुस्तक यानी टेक्स्ट बुक। पाठ्य पुस्तक मतलब क्या था, टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक क्या है कि जो बच्चे, अब को बच्चा को जो पढ़ाने की जो तरीका है उसके लिए टेक्स्ट बुक चाहिए। तो टेक्स्ट बुक क्या है कि एक संसाधन है, क्या एक संसाधन, ना कि एकमात्र संसाधन है। एक केवल ओनली वन रिसोर्स नहीं है, एक रिसोर्स है बट ओनली वन रिसोर्स नहीं है, ठीक है ना। एक संसाधन का काम करता है लेकिन केवल एक संसाधन काम नहीं करता है। सिर्फ बच्चे किताब से ही नहीं सीखते हैं, बच्चे क्या करते हैं इन्वायरमेंट से भी सीखते हैं, केवल किताब से नहीं सीखते, इन्वायरमेंट से भी सीखते हैं, अलग अलग एक्टिविटी कर भी सीखते हैं। इसीलिए कहा गया है, एनसीएफ कहता है, इसलिए एनसीएफ कहता है, क्या कहता है कि केवल किताब ही एक संसाधन नहीं है, इसके अलावा भी और संसाधन है, ठीक है। जैसे आपका प्लेइंग हो गया, डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, आर्ट हो गया, विभिन्न तरह के सेक्टर से बच्चे को डेवलपमेंट करने के लिए संसाधन है उसका, ठीक है ना। तो इसीलिए टेक्स्ट बुक क्या है, केवल एक संसाधन है, लेकिन एक बात संसाधन है, इसके अलावा भी कई संसाधन है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और फिर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर इंस्टाग्राम चैनल हो गया, ठीक है। इसका PDF चैनल पर मिल जाएगा आपको, इंस्टाग्राम ID हो गया आपका, ठीक। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। क्या मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, मूल्यांकन एवं, समझिएगा, मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। तो मूल्यांकन की बात करें, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इवोल्यूशन कहते हैं, और उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं हम लोग रिमीडियल टीचिंग कहते हैं। तो इवोल्यूशन क्या होता है, रिमीडियल टीचिंग क्या होता है, समझते हैं। देखिए तो बच्चे को समय समय पर क्या है कि टेस्ट लिया जाता है, एक वीकली टेस्ट होता है, एक मंथली टेस्ट होता है, ईयरली टेस्ट होता है ना, तो एक क्वार्टरली टेस्ट होता है। तो ये टेस्ट होता है, इसी को हम लोग कहते हैं मूल्यांकन कहते हैं, एवोल्यूशन कहते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चे क्या सीख रहा है, नहीं सीख रहा है, उसमें क्या गड़बड़ियाँ हैं, क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए, इसलिए बच्चों को क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, एवोल्यूशन किया जाता है, उसका टेस्ट लिया जाता है। सर उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, रिमीडियल टीचिंग क्या होता है। तो बच्चे का जब इवोल्यूशन किया जाता है तो इवोल्यूशन के बाद क्या होता है, उसमें क्या है कि बच्चे को कहाँ पर कमियाँ आ रही है, ठीक है ना, उसको पता लगाया जाता है, उसको डायग्नोसिस्ट किया जाता है। तो डायग्नोसिस्ट का मतलब होता है कमी का पता लगाना, कमी का पता लगाना, ठीक है ना। तो कमी पता लगाता है, कमी को पता लगाने के बाद फिर उसका रिमीडियल टीचिंग किया जाता है, रीटीच किया जाता है। क्या किया जाता है, रीटीच किया जाता है, ठीक से बताया, फिर से उसको क्या कहते हैं, पढ़ाया जाता है उस चीज़ को, ठीक है। कोई टेस्ट लिए, उसमें मान लीजिए 100 नंबर का टेस्ट है, ठीक है ना, उसमें से क्या हुआ उसको कि 50 नंबर आया, 50 नंबर नहीं आया, तो किस पॉइंट में उसको दिक्कत आ रहा है समझने में, ठीक है ना। उसको उस कमी का पता लगाकर, उस डायग्नोसिस्ट करके, कमी का पता लगाकर डायग्नोसिस्ट करके फिर उसको पढ़ाया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं रिमीडियल टीचिंग कहते हैं, ठीक है ना। और समझिए इसके अंतर्गत क्या 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 गया है, CC लाया गया, कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, यानी उनके एनसीएफ कहता है क्या कि इसके अंतर्गत CC होना चाहिए, यानी कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन होना चाहिए। बच्चे को क्या होना चाहिए, लगातार, सतत मतलब क्या था, लगातार क्या होना चाहिए, व्यापक कम्प्रिहेंसिव रूप में से क्या इवोल्यूशन होना चाहिए उसका, मूल्यांकन करना चाहिए, बच्चे क्या सीख रहे हैं, उसमें क्या कमियां हैं, क्या अच्छाई है, उसको देखते हुए उसमें क्या करना और इम्प्रूवमेंट लाते रहना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यह है कि अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, समझिएगा, उपलब्धि परीक्षा क्या होता है।
उपलब्धि परीक्षा की अगर हम बात करें, इसमें बच्चे क्या है कि टेस्ट के दौरान कितना तक, जहाँ तक वो पढ़ा है वहाँ तक में वो क्या चीज़ अचीव कर पाया है, ठीक है ना, वह कहाँ तक नंबर ले पाता है, कहाँ तक वो चीज़ समझ पा रहा है, इसीलिए उसको उस प्रकार के टेस्ट को कहते हैं अचीवमेंट टेस्ट, ठीक है। टेस्ट लेने के बाद बच्चे का स्कोर जब देखा गया तो वो कहाँ तक उस चीज़ को एक्वायर कर पा रहा है, अचीव कर रहा है, उसको अचीव कर पा रहा है, उसको हम लोग कहते हैं अचीवमेंट टेस्ट। होता है एक दक्षता परीक्षा क्या होता है, इसको मास्टरी कहते हैं, समझिएगा। इसमें क्या होता है कि बच्चे ने उस चीज़ में कहाँ तक अपनी पकड़ बना रखी है। जैसे मान लीजिए अगर साइंस की हम पढ़ाएं तो साइंस में बच्चे को कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए दिए, तो बच्चे ने उस कंसेप्ट को कहाँ तक अपने माइंड में उसकी मास्टरी कर चुकी है, कहाँ तक मास्टरी कर चुकी है, उसको हम लोग दक्षता परीक्षा कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद अभिरुचि परीक्षा क्या होता है, समझिए। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, तो ऐसे बच्चे को किस में रुचि है, सीख रहा है कि नहीं, मेथड चेंज करना पड़ेगा कि नहीं, समझिएगा। अभिरुचि परीक्षा का मतलब होता है क्या होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब क्या होता है कि बच्चे को जो हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने के दरमियान बच्चे क्या सीख रहा है, क्या वो समझ रहा है उस चीज़ को, नहीं समझ रहा है। अगर नहीं समझ रहा है तो क्या मेथड चेंज करना पड़ेगा पढ़ाने का, तो मेथड चेंज करेंगे। अगर समझ रहा है तो कितना समझ रहा है, इसमें और क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए। इस प्रकार के जो टेस्ट होते हैं उसको कहते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी अभिरुचि परीक्षा कहते हैं। समझे बात को, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, उसके बाद आता है मल्टी लैंग्वेजिज्म क्या होता है, यानी बहुभाषिकता क्या होता है। बहुभाषिकता क्या है कि जो एक एनसीएफ कहता है, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ कहता है कि बहुभाषिकता क्या है कि बच्चों के लिए एक एसेस्ट का काम करता है, या हमारे लिए एसेस्ट का काम करता है, या रिसोर्स का काम करता है, संसाधन का काम करता है। क्या करता है, संसाधन का काम करता है, ठीक है ना। क्या काम करता है, संसाधन का काम करता है, ठीक है ना, संसाधन का काम करता है। इससे क्या होता है कि जो बच्चे में क्या होता है कि एक से अधिक लैंग्वेज सीखने की जो क्षमता होती है बच्चे, क्या होता है होमोजेनियस डेवलपमेंट इससे होता है। क्या होता है, होमोजेनियस डेवलपमेंट होता है। अब मान लीजिए एक ही क्लास में अलग अलग क्षेत्र से जब बच्चा आते हैं तो क्या होता है कि अलग अलग क्षेत्र से बच्चा आते हैं, अलग अलग प्रकार की भाषा जानते हैं। कोई आया आरा क्षेत्र से आया तो उसको भोजपुर आता है, कोई इधर आया तो अलग क्षेत्र से आया उसको अलग भाषा आता है। तो अलग अलग जो भाषा होता है ये क्या हमारे लिए एक संसाधन का काम करता है, एनसीएफ कहती है इसे, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि बच्चों को क्या होता है, अलग अलग कल्चर से आते हैं, अलग अलग भाषा से आते हैं, तो सबका क्या होता है कि मिश्रण जब एक होता है उसमें क्या होता है कि जो डाइवर्सिटी होता है, डाइवर्सिटी इन यूनिटी प्रीफर करता है उसको, ठीक है ना। तो अलग अलग क्षेत्र से, जैसे मान लीजिए किसी भाषा बच्चे को भाषा आता है हिंदी, ठीक है, किसी को आता है गुजराती, किसी को आता है मराठी आता है। तो ये जो भाषा आता है अलग अलग, एक ही क्लास के बच्चे अलग अलग भाषा को जानते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं बहुभाषिकता। क्या कहते हैं इसको, बहुभाषिकता कहते हैं। देखिए, नवोदय विद्यालय जो होता है JNVS, ठीक है ना, JNVS जवाहर नवोदय विद्यालय। जो जवाहर नवोदय विद्यालय जो होती है वो क्या होती है कि 3 लैंग्वेज फार्मूला को बढ़ावा देती है। 3 लैंग्वेज फार्मूला को बढ़ावा देती है, यानी ऐसा वो नियम उसमें लागू करती है। क्यों करती है, तो कोठारी कमीशन जब आया था तो कोठारी कमीशन 64 से 66 के दरमियान जो लाया गया था उसमें 3 लैंग्वेज फार्मूला दिया गया था, 3 लैंग्वेज फार्मूला दिया गया था, ठीक है ना। 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या होता है, इसके अंतर्गत बच्चे को कम से कम 3 भाषा का जानकारी होना चाहिए। उसका एक नेटिव लैंग्वेज, ठीक है, जो उसकी मातृभाषा वो, और उसके बाद एक टारगेट लैंग्वेज जो उसको सिखाया जा रहा है। इसके अलावा उसको एक और नॉलेज, एक और भाषा का जानकारी होना चाहिए, तो इसी को हम लोग कहते हैं बहुभाषिकता। क्या कहते हैं, बहुभाषिकता कहते हैं। समझे बात को, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन देता है, यहाँ पे दिया हुआ है कि द्विभाषी, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि द्विभाषी बच्चे या 2 भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्राय एक भाषा का प्रयोग करते हैं कहलाता है। जो बच्चा 2 भाषा जानता है, हिंदी इंग्लिश माने दोनों जानता है, ठीक है ना, जो किसी से बात करता है तो केवल हिंदी में बात करता है या केवल इंग्लिश में बात करता है, इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं संकेत बदलना। क्या कहते हैं, संकेत बदलना। एक होता है संकेत मिश्रित करना, बहुभाषिकता होता है, दक्षता होता है। इसका आंसर क्या होगा, संकेत। अरे जैसे देखा कि बच्चा अगला आदमी किस भाषा में बात कर रहा है उसी के अनुसार संकेत क्या करता है, अपना बदल लेता है, ठीक है। इसलिए क्या कहते हैं, आंसर क्या होगा, संकेत बदलना हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए संकेत, अब होता है एक संकेत मिश्रित करना, क्या समझते हैं उसको। देखिए संकेत मिश्रित करना क्या होता है, समझिएगा। इससे देखिए कोड स्विचिंग शब्द से पता चलता है कि शब्द या बोलते समय 2 कोड या 2 भाषाओं को मिलाने की घटना। उदाहरण के लिए, उसे गुस्सा होने दो, मैं उसे मैनेज कर लूँगा। तो संकेत मिश्रित करना क्या होता है कि जब जैसे बच्चा कोई 2 भाषा जानता है, हिंदी इंग्लिश दोनों जानता है, जब वो क्या करता है जनरली अगर किसी से बात कर रहा है तो क्या करेगा,
केवल हिंदी में बात करेगा या केवल इंग्लिश में बात करेगा, ऐसे करता है। लेकिन जब वो गुस्सा में आता है तो हिंदी में क्या करता है, इंग्लिश को मिला देता है, ठीक है ना, क्या करता है इंग्लिश में, जैसे मैं उसे गुस्सा आने दो, मैं उसे मैनेज नहीं कर सकता, देखिए गुस्सा आने दो, हिंदी बोला, मैं मुझे मैनेज नहीं कर सकता, यहाँ मैनेज जो लिखा हुआ है इंग्लिश वर्ड है, क्या है इंग्लिश वर्ड है। तो जब इंग्लिश और हिंदी दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है उसको कहते हैं हम लोग संकेत मिश्रित करना, ठीक है ना। चलिए कोड स्विचिंग क्या होता है, कोड स्विचिंग तात्पर्य दो भाषाओं के बीच बारी बारी से करने की प्रथा से, यानी एक भाषा में कुछ वाक्य कहना और फिर दूसरे भाषा में स्विच करना, ठीक है। एक भाषा में जैसे कोई वाक्य बोले, फिर दूसरा जब वाक्य बोले तो इंग्लिश में बोल दिए, फिर हिंदी में बोले, फिर इंग्लिश में बोले, इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसको कोड स्विचिंग कहते हैं। संकेत बदलना तो बता दीजिए जस्ट, ठीक है ना। देखिए किसी दो भाषा जानकारी है, किसी एक भाषा का हम किसी के सामने उसको अपनी सहूलियता के अनुसार से जो बोलने में कंफर्टेबल होगा उसके अनुसार जो भाषा हमको उसके सामने बोलना शुरू कर दिए, संकेत बदलना हो गया, ठीक है ना। चलिए ठीक है, चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो उसके बाद आता है कि टेस्ट, उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि पाठ्य पुस्तक यानी टेक्स्ट बुक। पाठ्य पुस्तक मतलब क्या था, टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक क्या है कि जो बच्चे, आपको बच्चा को जो पढ़ाने की जो तरीका है उसके लिए टेक्स्ट बुक चाहिए। तो टेक्स्ट बुक क्या है कि एक संसाधन है, क्या एक संसाधन, ना कि एकमात्र संसाधन है। ये केवल ओनली वन रिसोर्स नहीं है, एक रिसोर्स है बट ओनली वन रिसोर्स नहीं है, ठीक है ना। एक संसाधन का काम करता है लेकिन केवल एक संसाधन काम नहीं करता है। सिर्फ बच्चे किताब से ही नहीं सीखते हैं, बच्चे क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से भी सीखते हैं, केवल किताब से नहीं सीखते, इन्वायरमेंट से भी सीखते हैं, अलग अलग एक्टिविटी कर भी सीखते हैं। इसीलिए कहा गया है, एनसीएफ कहता है, इसलिए एनसीएफ कहता है, क्या कहता है कि केवल किताब ही एक संसाधन नहीं है, इसके अलावा भी और संसाधन है, ठीक है। जैसे आपका प्लेइंग हो गया, डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, आर्ट हो गया, विभिन्न तरह के सेक्टर से बच्चे को डेवलपमेंट करने के लिए संसाधन है उसका, ठीक है ना। तो इसीलिए टेक्स्ट बुक क्या है, केवल एक संसाधन है, लेकिन एक बात संसाधन है, इसके अलावा भी कई संसाधन है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और फिर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो आप इंस्टाग्राम चैनल हो गया, ठीक है, इसका PDF चैनल पर मिल जाएगा आपको, इंस्टाग्राम ID हो गया आपका, ठीक। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद जय भारत।